इसके बाद आगे चलते हैं अगले एक सवाल की तरफ। अ ब्लॉक ऑफ मास m1 इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग विद अ मूवेबल पुली ऑफ मास m2। तो एक m1 मास का ब्लॉक है और पुली का मास यहां पर m2 के बराबर दिया हुआ है। is connected to a spring of force constant k as shown in the figure. If the mass of the fixed pulley is negligible, यानी कि ये जो पुली फिक्स्ड है इसका मास नेग्लिजिबल है and friction is absent everywhere, then period of small oscillations of the system is equal to. तो इसका फ्रीक्वेंसी हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो देखिए जब भी हमारे पास सिस्टम में एक से ज्यादा मासेस हों और एक से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जीज इन्वॉल्व हों, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हैं, कुल मिला के जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात जहां पे की जा रही हो तो हम टाइम पीरियड निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। तो एनर्जी मेथड क्या होता है एक बार सुन लीजिए। एनर्जी मेथड में हम क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में मान लेते हैं कि वो रेफरेंस लेवल है, यानी कि उनकी जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है और जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उनको जीरो मान सकते हैं। ठीक है, सुनते जाइए, है ना। आप रेफरेंस को जीरो मान सकते हैं, इक्विलिब्रियम को रेफरेंस मान सकते हैं और रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जीज को जीरो मान सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम से हम उस सिस्टम को डिस्प्लेस करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लॉक है तो उसको डिस्प्लेस करवा दिया एक्स अमाउंट से, तो डिस्प्लेस जब हम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस सिस्टम के अंदर वो मूव कर रहे होंगे, यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ रही होगी। तो उनको डिस्टर्ब करके मैं किसी भी एक इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का लिख सकता हूं। और पूरे सिस्टम का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये एसएचएम की प्रॉपर्टी है। अब यदि पूरी जो टोटल एनर्जी है हमने लिख दी है और वो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो के बराबर आना चाहिए। तो इस पूरी मैकेनिकल एनर्जी को हम डिफरेंशिएट करते हैं और उसे जीरो के बराबर करते हैं और फिर वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वहां से हमें ओमेगा मिल जाता है और ओमेगा से हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है कि रिपब्लिक डे के ऊपर एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। तो जनवरी 25 से जनवरी 27 के लिए ये ऑफर होने वाला है। और ऑफर क्या है देखिए एक बार, कि आप 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको 3 मंथ का जेई प्लस जो है एक्सटेंशन मिलेगा और 2 महीने के लिए जो सीबीएसई का आपका 12th क्लास के पेपर के लिए जो गोल है उसके लिए 2 महीने का एक्सटेंशन और मिलने वाला है। यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 6 मंथ के लिए जेई का एक्सटेंशन और 11th क्लास के एग्जाम के लिए आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन जेई की प्रिपरेशन के लिए और 10th की प्रिपरेशन के लिए आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और मिलेगा। लेकिन ये जो ऑफर है ये 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में एप्लीकेबल होगा और आपको जो है कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव फॉर 10% ऑफ। 10% और ऑफ आप लेना चाहते हैं तो आप ये वाला जो है कोड अप्लाई करेंगे एनकेसी सर लाइव, कोड भूलना नहीं है। ये जो तारीख है 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में ये ऑफर एप्लीकेबल है जिसमें एक्सटेंशन मिल रहा है बहुत सारा। उसके बाद अनअकैडमी प्रोडिजी आप सब लोग जानते हैं। अनअकैडमी प्रोडिजी में आप 20 लाख तक का कैश जो कॉलेज ग्रांट है वो आप जीत सकते हैं और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और इनाम आप जीत सकते हैं। ये 29 जनवरी को टेस्ट होने वाला है 10 AM ऑनवर्ड्स और ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के जो जेई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये टेस्ट होगा और स्कॉलरशिप और जो रिवॉर्ड्स हैं वो अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा और आप ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे होंगे। तो पहले तो आप यहाँ पे कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव और ये रही आपकी स्कॉलरशिप जो है टॉप 10 रैंक को 100% और 500 रैंक तक जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी और प्राइजेस पर जो है आपको मिलेगा मैकबुक एयर, आईफोन, आईपैड एंड इकोडॉट एंड अमेजॉन के वाउचर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद ये 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 27 जनवरी से, दोनों ही 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे क्लास 11th का रिवीजन होगा और क्लास 12th की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी साथ में।
और इन सारे बैचेस में टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं और बैकलॉग का कवरेज इन सारे बैचेस में, इन दोनों बैचेस में दिया जाएगा। तो फटाफट से आप इनरोल कर लीजिए इन बैचेस में। अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट और जेईई मेन स्पेशल, ये एक ऑफर है कि 30 जनवरी को ये 11 AM पे टेस्ट होने वाला है, जिसमें 21 क्वेश्चंस होंगे और ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स। यदि आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप और ढेर सारे इनाम यहाँ पर मिलेंगे। देख सकते हैं कि रैंक 1 to 3 में 100% स्कॉलरशिप, रैंक 4 to 10 में 75% स्कॉलरशिप, रैंक 11 to 50% स्कॉलरशिप और अप टू 500 में 15% स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है। तो टेस्ट में स्कॉलरशिप के साथ साथ आपका जेईई प्रिपरेशन जो है और भी बूस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो फटाफट से इस टेस्ट में एनरोल कर लीजिए। कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव, एनकेसी सर लाइव आपको कोड इस्तेमाल करना है जहां भी कोड पूछा जाए। अनअकैडमी की वेबसाइट और आप ऐप पर ये एनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, मैं डायग्राम ये दोबारा बना देता हूं। ये आपके पास है एक पुली जो फिक्स्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ब्लॉक है लाइक दिस। ब्लॉक का मास है m1। यहां आपके पास एक दूसरी पुली है जिसका मास है m2, और ये आपके पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है लाइक दिस। स्प्रिंग लगा हुआ है लाइक दिस। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और ये आपके पास है एक और रस्सी लगी हुई है। अब मैं मान लेता हूं कि ये पूरा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। तो इस इक्विलिब्रियम में मैं मान लेता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस है वो ये रेफरेंस है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस है, और रेफरेंस पर मैंने मान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है, ठीक है। ऐसे ये स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन रहा होगा, तो मैं उस एक्सटेंशन पर उसको मान लेता हूं कि ये रेफरेंस है, और वहां पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर मान लेता हूं। देखिए, रेफरेंस 0 मानने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वो कन्वीनियंस के लिए कहा गया है। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जब लास्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो सब 0 हो जाता है, वो हट जाता है, तो आपका पेन बर्बाद होगा। इसके लिए हमने रूल बनाया है, ठीक है। अब यदि इस सिस्टम को डिस्प्लेस किया जाए, सिस्टम में डिस्प्लेस करना है, तो इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करके देखिए। इसको डिस्प्लेस कर दिया मैंने x अमाउंट से, x अमाउंट से मैंने इसे डिस्प्लेस किया। m1 आ गया है यहाँ, x डिस्टेंस नीचे आ चुका है। तो ये पुली कितना डिस्प्लेस होगी ये हम कैसे बताएंगे? ये हम कंस्ट्रेंट मोशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमने टेंशन मेथड वहां पे पढ़ा था। यदि इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लेता हूं t के बराबर, तो इस वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन t के बराबर होगा, और इस वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन t के बराबर होगा, और इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 2t के बराबर होगा। बात आई समझ में? तो जितना ये वाली स्ट्रिंग मूव करने वाली है उतना ही ये पुली मूव करने वाली है, बिकॉज ये पुली का जो सेंटर है वो इससे अटैच्ड है। तो जितना ये स्ट्रिंग में एक्सटेंशन आएगा, जितना स्ट्रिंग मूव करेगा, उतना ही ये पुली मूव करने वाला है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इस बॉडी में जो टेंशन है वो t है, इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है x के बराबर मान लेता हूं, और इसमें टेंशन कितना है यहाँ पे 2t, और इसमें एक्सटेंशन मान लेता हूं x डैश। तो t से t चला जाता है, x डैश की वैल्यू मिल जाती है आपको x/2 के बराबर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको v डैश की वैल्यू मिल जाएगी v/2 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये x नीचे यदि जाता है तो ये जो पुली है बेटा, ये x/2 ऊपर चली जाती है, ये x/2 ऊपर चली जाती है, और स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो भी x/2 के बराबर आ जाता है। और यदि वेलोसिटीज की बात करें तो इसका वेलोसिटी यदि मान लेते हैं v के बराबर है, तो इसका वेलोसिटी होता है v/2 के बराबर, v/2 के बराबर हो जाता है इसका वेलोसिटी। तो इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी आ गया है, इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी आया, इस पुली का, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आई है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो 3 पोटेंशियल एनर्जी और 2 काइनेटिक एनर्जी का समीशन हमें यहाँ पर लिखना है। तो भैया इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखिए कि ये अपनी रेफरेंस लेवल से नीचे आ गया है x अमाउंट से, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -m1 × g × x, प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी ½ × m1 × v का स्क्वायर, प्लस यहां देखिए ये रेफरेंस है, इसको x/2 ऊपर ले गए हैं। मैं मान लेता हूं पहले इसका सेंटर मान लीजिए h हाइट पे था, तो h + x/2, तो यहां पे लिख सकता हूं m2g h + x/2, h + x/2 यहां पे लिख दिया है, प्लस ½ × m2 × v/2 का स्क्वायर, v/2 का स्क्वायर, प्लस में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे ½ × k × x/2 का स्क्वायर।
ये क्या है बेटा, सब कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ चेंज ये पूरा एनर्जी नहीं हो रहा है। इंडिविजुअल कंपोनेंट जरूर टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल समीशन ऑफ दिस होल मैकेनिकल एनर्जी ये कांस्टेंट है। बात आई समझ में? अब क्या करते हैं कि इनको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। माइनस ऑफ m1 gx प्लस में हाफ ऑफ m1 v स्क्वायर प्लस m2 gh प्लस में m2 gx/2 प्लस में 1/8 m2 v स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा आपके पास 1/8 kx स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ m1 इंटू जी इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन dx/dt का मतलब वेलोसिटी, प्लस में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा हाफ इंटू m1 इंटू 2v dv/dt। समझ गए? चेन रूल यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में नहीं बल्कि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो चेन रूल से हमें डिफरेंशिएशन मिलेगा ये, प्लस m2 g, देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 0 आएगा, तो 0 हमने लिख दिया है, प्लस में m2 g इंटू नीचे आ जाएगा 2 और x का डिफरेंशिएशन dx/dt यानी वेलोसिटी आ जाता है, प्लस में यहाँ पे आपको मिलेगा 1/4 m2 इंटू v इंटू dv/dt यानी कि एक्सेलरेशन इसे लिख सकते हैं, ये क्या है dv/dt एक्सेलरेशन, प्लस में यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/4 kx dx/dt यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं सब में v v v v आ रहा है, तो v v और v और v और v यहां से कैंसिल आउट हो जाता है। अब एक बात और देखिए, यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और सब ठीक है, और सब ठीक है, तो यहां से हमें मिलता है माइनस ऑफ m1 इंटू जी, यहां पे क्या मिलता है, प्लस में आपको मिलता है m1 इंटू एक्सेलरेशन, प्लस में यहां पे मिलता है m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई 2, यहां पे आपको मिलता है m2 इंटू ए डिवाइडेड बाई 4, और यहां पे मिलता है इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा k इंटू वी तो हट गया ना, k x काट दिया मैंने गलती से, तो k इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 आपको माइनस में यहाँ पे मिल जाता है। अब 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आप यहाँ देखिए कि x की जो वैल्यू है, अच्छा एक सेकंड, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2m2 नहीं 4m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, और इन सब को उधर ले जाइए तो मिलेगा प्लस में 4 टाइम्स m1 इंटू जी और माइनस में 2m2g, ये आपको मिलेगा, यानी कि ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। ठीक बात समझ में आई? तो यहां से एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ k डिवाइडेड बाय 4m1 प्लस m2 इंटू एक्स, प्लस में ये जो कांस्टेंट लिखा है नीचे आपके पास 4m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, ये टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो आप इसे ना भी देखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और इसे SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर किया जा सकता है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है बेटा ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो यहां से हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है k अपॉन 4m1 प्लस m2, 4m1 प्लस m2 का अंडर रूट, तो यहां से आपको टाइम पीरियड का वैल्यू भी मिल जाता है 2 पाई अंडर रूट 4m1 प्लस m2, 4m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय k। सो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। हमें इस वाली चीज से कोई मतलब नहीं है। ये चीज क्या डिसाइड करती है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिसाइड करती है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है ना, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का इससे कोई संबंध नहीं है। तो सिर्फ यदि हमें टाइम पीरियड निकालना है तो इन कांस्टेंट्स को आप छोड़ भी सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो आंसर एक बार मिला लीजिए, 4m1 प्लस m2, 4m1 प्लस m2, 4m1 प्लस m2 बाय k, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। एक एक चीज मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से बताई है,
आपको ऐसे ही सवाल सॉल्व करना है एग्जाम में और आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। सो इस क्वेश्चन में दिया है अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हिंज्ड एट इट्स वन एंड एंड कैरीज अ ब्लॉक ऑफ मास m एट इट्स लोअर एंड। एक रॉड है जिसका मास है कैपिटल M और इससे नीचे एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m। A spring of force constant K1 is installed at distance a from the hinge। एक स्प्रिंग है यहां पर और एक स्प्रिंग है यहां पर। If the whole arrangement rests on a smooth horizontal table top, ये जो है बेटा एक टेबल के ऊपर रखा है, आपके सामने टेबल बिछी हुई है और टेबल के ऊपर से आप देख रहे हैं तब आपको ये डायग्राम दिख रहा है। टेबल के ऊपर से देखने पर हमें ये डायग्राम दिख रहा है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। और काफी सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर गलती जो करेंगे वो इसको इग्नोर करने की वजह से करने वाले हैं। देखिए मैं बताऊंगा, है ना, इस सेंटेंस को इग्नोर करने से काफी सारे बच्चे गलती करेंगे यहाँ पे। तो हमसे पूछा गया है अल्टीमेटली फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब सवाल समझ गए ना आप कि ये रेस्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम। अब फ्रीक्वेंसी क्यों जनरेट होगी, फ्रीक्वेंसी क्यों आएगी? क्योंकि हम इसको डिस्प्लेस करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम इसको डिस्टर्ब करेंगे और डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो ये जो है बेटा ऑसिलेट करने वाला है और उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर मैं बना देता हूं एक हॉरिजॉन्टल टेबल। एक हॉरिजॉन्टल टेबल हमारे सामने यहां पर प्रेजेंट है। ये रही साहब आपकी टेबल और इस टेबल पर ये सिस्टम रखा हुआ है। एक यहाँ पर एक हिंज है, एक हिंज है यहाँ पर और यहाँ पर एक और हिंज है, यहाँ पर एक आपके पास रॉड है और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्प्रिंग बंधी हुई है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और यहाँ पर एक और स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है K2, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस B है और ये वाली डिस्टेंस जो है A के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस A के बराबर है, ठीक है। इसका मास है स्मॉल m, इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है कैपिटल M। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो स्प्रिंग हैं, दो तरह के मासेस हैं, तो हम इसको एनर्जी वाले मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। एनर्जी वाले मेथड से सॉल्व करेंगे इसको और एनर्जी को फटाफट से डिफरेंशिएट करके हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला क्विक होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, बिकॉज अब हम सीख चुके हैं कि एनर्जी मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ थोड़ा अमाउंट से, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं इसको। तो ऐसे मैंने बहुत ही थोड़े अमाउंट से इसको डिस्प्लेस कर दिया है और डिस्प्लेस मैंने कर दिया इसको यहाँ से। और ये जो एंगल मैंने डिस्प्लेस किया है वो थीटा के बराबर है, थीटा के बराबर है, थीटा के बराबर है। अब इस वाली स्प्रिंग में आप कह सकते हैं कि कंप्रेशन आया होगा, इस वाली स्प्रिंग में जो है कंप्रेशन आया होगा और कंप्रेशन कितना आया होगा, मैं कह सकता हूं K1 इंटू ए थीटा के बराबर, K1 इंटू ए थीटा के बराबर, बिकॉज ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा ए थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। और इस वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया होगा, इस वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया होगा, एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी है, एक्सटेंशन की वैल्यू लिख सकते हैं बी थीटा के बराबर। बात आई समझ में? देखिए यहाँ ध्यान से, ये आपके पास एक लाइन है, इसको यदि थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो ये वाला पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली जो बी डिस्टेंस पर है ये कितना डिस्प्लेस हो जाता है, बी थीटा डिस्टेंस पे। ये जो आर्क लेंथ है ये बी थीटा है और ये वाली जो आर्क लेंथ है बेटा ये ए थीटा के बराबर है। ये ए है तो ये ए थीटा आर्क लेंथ है। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो मैं इन आर्क्स को ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ, इन आर्क्स को ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है। तो यहाँ पे स्प्रिंग में ए थीटा कंप्रेशन आया है, यहाँ पर बी थीटा एक्सटेंशन आया है और ये जो रॉड है बेटा ये एंगुलर स्पीड इसके पास आ चुकी है ओमेगा के बराबर, ओमेगा के बराबर एंगुलर स्पीड आ चुकी है। अब यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो देखिए क्या होगा, बिकॉज ये रॉड जो है ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इसका कोई भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो ही नहीं रहा है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हम ले रहे हैं बिकॉज रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हैं हम एसएचएम वाले मेथड में। तो बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे
कि वो कहते हैं कि थीटा डिस्प्लेस हो गया है तो एक mg का कंपोनेंट जो है यहाँ पर आएगा, तो mg की वजह से भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो लिख लेते हैं एक्सप्रेशन में, और फिर आंसर में गड़बड़ हो जाती है ना, गड़बड़ हो जाती है। तो क्योंकि टाइम पीरियड में तो क्या होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई पार्ट नहीं आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई का पार्ट नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर भी नहीं आया था, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट था वो नहीं था। देखिए ये जो mg वाला पार्ट थे वो कांस्टेंट में आ गए थे, तो टाइम पीरियड में तो गलती नहीं होगी, लेकिन बाकी पार्ट में कोई और चीज यदि पूछ ली जाए तो गलती हो सकती है ना। तो भाई मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी, तीनों का समीशन 0 के बराबर होगा। सो हाफ इंटू k1 इंटू ए थीटा का स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ k2, और यहां पर आ जाएगा आपके पास k2 इंटू बी थीटा का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा आपके पास हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यदि बात करें तो एक रॉड और एक ब्लॉक है, तो कैपिटल M L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस स्मॉल m कैपिटल L स्क्वायर, ये आपके पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट के बराबर है। अब क्या करें, यहां पर इसको आप कर सकते हैं कि डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको आप करेंगे तो पहले ओपन कर लीजिए, हाफ इंटू k1 इंटू ए स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ k2 इंटू बी स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ये आपके पास ब्रैकेट इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो आपको मिलेगा हाफ इंटू k1 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 थीटा डी थीटा बाई डी टी, और यहां पे मिलेगा हाफ ऑफ k2 इंटू बी स्क्वायर इंटू 2 थीटा डी थीटा बाई डी टी, और आपको मिलेगा यहाँ पे हाफ ऑफ दिस ब्रैकेट इंटू 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, ये डी थीटा बाई टी टी ओमेगा है, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है, डी थीटा बाई डी टी ये ओमेगा तो ओमेगा है, तो ये ओमेगा 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 तीनों साइड से आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपको मिलता है बेटा k1 ए स्क्वायर प्लस k2 बी स्क्वायर, और यहाँ पर जो है आपको मिलता है थीटा, इसको उधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा समथिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला एक्सप्रेशन है इंटू डी ओमेगा डी टी, यानी कि अल्फा आपको मिल जाता है, माइनस में सब चीज आपको मिल जाती है, तो अल्फा की वैल्यू मिल जाती है k1 ए स्क्वायर प्लस k2 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्मॉल m l स्क्वायर, और ये आपको मिलता है माइनस में, यहाँ पे मिलता है आपको थीटा। इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के। इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है इसके बराबर, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप कर लेना, आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ए स्प्रिंग हैविंग अ स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 न्यूटन पर मीटर, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट का, इज माउंटेड ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल टेबल, ये हॉरिजॉन्टल टेबल क्या है बेटा, फिक्स्ड है। A mass of 3 kg is attached to the free end of the spring, then mass is pulled sideways to the distance of 2 cm and released. Determine the maximum acceleration of the mass. देखिए हमारे पास एक फिक्स प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर एक स्प्रिंग बंधी हुई है और स्प्रिंग से एक ब्लॉक बंधा हुआ है, ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। अब बेटा इसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है किस अमाउंट से और छोड़ दिया जाता है, यानी कि इसको रेस्ट से रिलीज किया है। हम जानते हैं कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाला है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड है बेटा हमारे पास 2 सेंटीमीटर 2/100, और ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k/m, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास k डिवाइडेड बाय, सो 2/100 इंटू k इज 1200 डिवाइडेड बाय मास कितना है आपके पास 3 kg, सो 1 2 1 2 3 से गए 4 बार 4 2 कितना आ गया आपके पास 8, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैक्सिमम स्पीड आपसे पूछ लिया है आपसे, तो मैक्सिमम स्पीड हम जानते हैं किसके बराबर होता है, a ओमेगा के बराबर होता है, या आप लिख सकते हैं
कि वी मैक्स इज इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा, यानी कि आप ओमेगा से डिवाइड कर देंगे एक्सेलरेशन को तो हमें आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा कितना है आपके पास अंडर रूट ऑफ k बाय m, यानी कि 20 के बराबर है। तो 4 से 2 गया, 4 से गए 5 बार, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होने वाली है। इसकी स्पीड 0.4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है जी, आंसर चेक कर लेना 8 एंड 0.4, 8 एंड 0.4 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है।